हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। मैं ये सोच रहा हूँ कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक बार जिक्र मैंने रॉस लॉ का जो केस 2 बता रहा था उस केस में बताया था, जहां पर हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट था और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था। वहां पर मैं थोड़ा बहुत इंट्रो दिया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अब हम उस चीज को डिटेल्स में देखेंगे। तो देखते हैं एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या कुछ लिखा है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया गया है और सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल नेचर पर का है। तो इस बात का डिस्कशन हमने रॉल्स लॉ के केस 2 जब डिस्कस कर रहे थे वहां पर हमने कर दिया था। ठीक है, अब आप खुद सोचो, कोई अगर एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा, मान लो वो कुछ वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म वाला वेपर प्रेशर होगा, और आपको पता था प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। अब मान लो हमने कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही ऐड करेंगे तो उसके सरफेस में तो नॉन वोलेटाइल के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना। अब वो अपना वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो फाइनली जो टोटल प्रेशर होगा वो केवल और केवल वोलेटाइल सॉल्वेंट पर का प्रेशर होगा। अब देखो, इन सारे बातों को हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्यों रखा, तो मैंने उस पर्टिकुलर टाइम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ बताया था, वैसे वापस से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सारे प्रॉपर्टी होते हैं जो सब्सटेंस पर के नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो केवल उनके अमाउंट पर डिपेंड करते हैं। अब आप इसी एग्जांपल को ले लो, यहाँ पर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन सा है, क्योंकि अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो इसका तो वेपर प्रेशर बनना नहीं है। जब भी वेपर प्रेशर बनेगा केवल और केवल किसका बनेगा, वोलेटाइल सॉल्वेंट का। अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर के नेचर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है इसके अमाउंट से। अगर मान लो इसका अमाउंट हमने ज्यादा ले लिया तो उस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो होगा वोलेटाइल सॉल्वेंट का कम हो जाएगा और वेपर का फॉर्मेशन भी कम होगा, और यही वो रीजन है जिसके वजह से वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। राइट, तो इसके अमाउंट से हमें फर्क पड़ जाएगा, बट इनका नेचर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो वोलेटाइल हो ही नहीं रहा। तो अगर ये वोलेटाइल नहीं हो रहा तो ये वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन भी नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which are connected with this decrease in vapor pressure। तो यहाँ पर ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर में जो कमी आएगा, उसके वजह से कौन कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें देखना है, चेक करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होगा उसमें जो कमी आएगा उसको हमें देखना है। सेकेंड में हमें देखना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। थर्ड प्रॉपर्टी हमें देखना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट पर का अगर कोई एक बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उसमें क्या कुछ एलिवेशन आएगा उसको हमें चेक करना है। और फोर्थ कॉलिगेटिव जो हमें देखना है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। राइट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आप डेफिनेशन यहाँ देखो, ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। केवल किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब इनके अमाउंट पर डिपेंड करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। उनके नेचर से, उनके प्रॉपर्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो वैसे प्रॉपर्टी जो केवल और केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। उनका खुद का क्या प्रॉपर्टी है, उनका खुद का क्या नेचर है, इससे जो मतलब नहीं रखेगा उस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ये जो 4 टाइप्स दे रखे हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट में आते हैं, जो कि है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो चलो एग्जांपल में आ जाते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझने के लिए। इसके लिए हमने 2 कंटेनर लिया है। तो ये जो फर्स्ट कंटेनर है, सोचो फर्स्ट कंटेनर में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आप याद रखना ये कंटेनर एक क्लोज कंटेनर है। ठीक है, और सेकंड जो कंटेनर है, सेकंड कंटेनर में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं, मतलब हमने इसमें एक सॉल्यूशन ले लिया। याद रखना ये जो सॉल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो फर्स्ट कंटेनर में अगर हम लोग देखते हैं तो क्योंकि यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वोलेटाइल नेचर पर के हैं, और वोलेटाइल नेचर में होने की वजह से ये सारे वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर इनका वेपर फेज में कन्वर्जन रेट की बात करें
तो ये काफी ज्यादा होगा, और अगर ये वेपर फेज में कन्वर्जन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा यहाँ पर वेपर का फॉर्मेशन होगा, और जितना ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो केस था सॉल्वेंट पर के लिए। अगर मान लो हम लोग सॉल्यूशन के केस की बात करें, तो सॉल्यूशन में क्योंकि कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो अगर इसका सरफेस की बात करें, जो ये लिक्विड पर का सरफेस होगा वहां पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट होंगे, बट वो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि वो वेपोराइज नहीं होंगे, तो यहाँ पर रिलेटिवली वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, और उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है, मतलब जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, उस केस में जब ये प्योर सॉल्वेंट था, उसके रेस्पेक्ट में वेपर प्रेशर कम हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टेक्स अप स्पेस। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो कुछ जगह ले लेंगे, thus preventing some solvent molecules to vaporize। तो वो कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को वेपोराइज करने से रोकेंगे। ठीक है, वहीं अगर कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन कंटिन्यूज एट द सेम रेट बट वेपोराइजेशन स्लोज डाउन। तो कंडेंसेशन की बात करें उसका रेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस से लिक्विड सरफेस के टच पे आएंगे, और कंडेंसेशन का प्रोसेस तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर कंडेंसेशन का रेट ज्यादा हो जा रहा है और वेपोराइजेशन का रेट क्योंकि स्लो हो जा रहा है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कंडेंसेशन का रेट जब ज्यादा और वेपोराइजेशन का रेट जब स्लो हो जा रहा, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, और वेपर का फॉर्मेशन कम होने की वजह से वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मैथमेटिकली डील करते हैं एनसीईआरटी से। तो हमने जो एग्जांपल लिया, मान लो उसकी बात करें, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमने देखा था कि सॉल्यूशन पर का वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कम हो गया था। Rawls established that the lowering of vapor pressure depends only on the concentration of solute particles। जहां पर कि ये जो lowering of vapor pressure था ये केवल solute particles के concentration पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में मान लो solute ले लेंगे तो सरफेस पर ज़्यादा molecules of solute आ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, कंडेंसेशन का रेट तो वही रहेगा बट वेपराइजेशन का रेट और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसका रीजन क्या होगा, वेपर का फॉर्मेशन कम होगा और इस वजह से वेपर प्रेशर भी कम एग्जर्ट करेगा। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। अब देखो सॉल्यूट पार्टिकल्स के आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी से इनका कोई मतलब नहीं है, उनका खुद का क्या नेचर है, उनका खुद का क्या प्रॉपर्टी है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि जो सॉल्यूट्स होंगे वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में। अब मान लो हम लोग रॉल्स लॉ को मैथमेटिकली डील करना चाहें तो देखो क्या लिख सकते हैं, P1 इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट। ठीक है, तो P1 यहाँ पर बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना, मतलब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही है, लेकिन हमें पता है सॉल्यूट जो है वो वोलेटाइल नेचर पर का नहीं है, तो जो भी है, जो भी पार्शियल प्रेशर आया होगा वो किसके वजह से आया होगा, केवल और केवल सॉल्वेंट पर के वेपर के वजह से आया होगा। तो ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्योंकि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है इनटू सॉल्वेंट पर का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, राइट। यही तो रॉल्स लॉ पर का स्टेटमेंट था। मान लो ये जो रिडक्शन इन वेपर प्रेशर है उसको डेल्टा P1 से रिप्रेजेंट किया, तो डेल्टा P1 रिडक्शन क्या हो जाएगा, देखो P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, तो P1 नॉट क्या प्योर फॉर्म के लिए था। अब देखो P1 पर का वैल्यू यहाँ पर से आप रख दो, P1 पर का वैल्यू क्या हो जाएगा, P1 नॉट इंटू x1। यहाँ पर से देखो P1 नॉट जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस x1। ठीक है, तो 1 माइनस x1, देखो ये जो मोल फ्रैक्शन है, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिलके तो 1 होता है, तो क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा P1 इक्वल टू x2 इंटू P1 नॉट, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। अब इसको अगर हम लोग और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखो क्या कर सकते हैं,
तो डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई, मान लो P1 नॉट को हम लोग यहाँ पर नीचे ले आते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा रेसिप्रोकल में। तो डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल टू, अच्छा ये डेल्टा P1 एक्चुअली क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इनिशियल इसका प्योर फॉर्म में क्या था, P1 नॉट माइनस ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल टू x2। तो आप देखो इसको बोल सकते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया वो किसके बराबर आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आया। यहाँ पर इसके नेचर से इसको कोई भी मतलब नहीं है, तो इस वजह से हमने इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रखा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी था जो कि सॉल्यूट पर के केवल अमाउंट पर डिपेंड करता था, ना कि उसके नेचर पे। अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग स्टेटमेंट के टर्म पे देखें तो इसको बोल सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो था वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लो यहाँ पर एक केस ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूट के अमाउंट काफी कम लिया, उस केस में क्या हो जाएगा, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इक्वल टू N2 बाई N1। आपने यहाँ पर N2 को नेग्लेक्ट कर दिया है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आपने यहाँ पर कम लिख रखा था, ठीक है। अब देखो N2 को और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और N1 को और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये भी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो एनसीईआरटी ने इस पर एक आसान सा सवाल दे रखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज, वेपर प्रेशर बेंजीन पर का दे रखा है 0.850 बार, ठीक है। अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, देखो ये नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट था, ठीक है। यहाँ पर देखो एक टर्म यूज किया इसने नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग इसको बाद में देखेंगे कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, इसके लिए हमें वेन हॉफ फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वेइंग 0.5 ग्राम when added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज देन 0.845 बार, ठीक है। तो आपको देखो जब प्योर फॉर्म में था ये 0.850 था, अब इस पर नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाल दिया गया है तो ये आपको कम होता हुआ नजर आ रहा हो। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हम लोग डायरेक्टली वो पुट कर देंगे। सर आप देख पा रहे हो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई इनिशियल, तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए देखो सॉल्यूट पर का वेट दिया हुआ है यहाँ पर 0.5 ग्राम, तो 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाई उसका मास ही तो, मोलर मास ही तो हमें निकालना है। तो मान लो उसका मोलर मास M2 था, तो 0.5 डिवाइडेड बाई M2 हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो सॉल्यूट पर के नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, 0.5 डिवाइडेड बाई N2। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इसने क्या किया है, N2 डिवाइडेड बाई N1 पर का लगा दिया, मतलब सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर नीचे में इसने सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट को ऐड नहीं करा है क्योंकि सॉल्यूट पर का अमाउंट काफी कम है। तो देखो M2 पर का वैल्यू हमारे पास फाइनल आ गया 170 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये मोलर मास हो जाएगा M2 पर का जो सॉल्यूट हमने ऐड करा। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं इसका सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।